हाय गाइस, मेरा नाम लक्ष्य है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज बात करते हैं कि मान लो अब ना बात हो गई, पेरेंट्स ने हाँ कर दिया कि चले जाओ बाहर। तो बाहर जाने का क्या प्रोसीजर है, तुम्हारे कितने पैसे लगते हैं, क्या खर्चा होता है, उसके बारे में बात करते हैं। खर्चे से मेरा मतलब है कि जिस दिन तुमने डिसाइड करा कि यार अब मेरे को बाहर जाना है, उससे लेके तुम जब ऑस्ट्रेलिया आ जाते हो तब 1 महीने तक का तुम्हारा क्या खर्चा होना चाहिए ऑन एन एवरेज, जो किसी को भी लगता है, उसके बारे में बात करते हैं। और मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे अपना करा था, कि मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान जब कर रहा था मैंने स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें करी थी, ताकि उस स्टेप बाय स्टेप मैं बता सकूं कि हाँ भाई इस स्टेप पे इतने पैसे लगने चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि यार पहले हमें कोर्स डिसाइड करना होता है कि क्या कोर्स में पढ़ने आऊँगा, मेरे को यहाँ पे आके क्या कोर्स पढ़ना है। वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक, तुमने अपने बैचलर्स या फिर तुमने जो अपनी ट्वेल्थ करी है वो कौन सी फील्ड में करी है, और तुम आगे क्या पढ़ना चाहते हो। ज़्यादातर लोग ये देखते हैं कि यार पीआर के हिसाब से कोर्स, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये देखते हैं मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर मैं अपना इंटरेस्ट का कोर्स पढ़ूंगा तो ऑब्वियसली मेरे को आगे जाके उसमें पीआर मिल जाएगी। एमबीए हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, तो इंटरेस्ट से कुछ लोग होते हैं जो कर लेते हैं तो वो उसमें उनको जॉब मिल जाती है, फिर वो पीआर कर लेते हैं। तो ये तुम्हारे ऊपर होता है कि तुमको कौन सा कोर्स करना है, कैसे करना है। उसका एक ऑप्शन फिर दूसरा ही होता है कि तुम्हारे को अगर खुद समझ नहीं आ रहा तो तुम किसी एजुकेशन एजेंट के पास चले जाओ, या फिर तुमने अब डिसाइड कर लिया कि ये कोर्स करना है तो उसके बाद तुम किसी एजुकेशन एजेंट के पास जा रहे हो, जो कि नेक्स्ट स्टेप होता है कि तुम्हें एक एजुकेशन एजेंट जो है वो हायर करना ही पड़ता है, जो तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में हेल्प करे। कोई भी जो तुम्हारा इमिग्रेशन या फिर एजुकेशन एजेंट होता है ये 10 से 12 हज़ार रुपये ऑन एन एवरेज लेते हैं। कोई कोई होता है जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सर्विसेज कुछ देता है, जिसका अपना टाइप होता है 3-4 जगह, तो वो 25 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये लेते हैं कि भाई तुम्हारा आइल्स का जो पेपर वगैरह है वो हम ही पढ़ाएंगे, हम ही करवाएंगे, तो वो चीज़ हो जाती है। मगर ऑन एन एवरेज 10 से 12 हज़ार रुपये ये लोग लेते हैं। कोई कोई होता है जो ये पैसे बाद में वापस कर देता है जब तुम्हारी वीज़ा फीस वगैरह हो रही होती है, क्योंकि ये सिर्फ पैसे इसलिए लेते हैं कि यार तुम इनसे काम कराते कराते बीच में किसी और एजेंट के पास ना चले जाओ। तुमने एक एजुकेशन एजेंट से बात कर ली, उसने तुम्हारा प्रोसेस शुरू करा, तो वो सबसे पहला काम क्या करता है, वो तुम्हारे थोड़े बहुत आईडी प्रूफ वगैरह लेके तुम्हारे को एक ऑफर लेटर मंगवा देता है यूनिवर्सिटी से, तुम जिसके लिए भी कोर्स में जा रहे हो। कि मान लो तुम अगर टीचिंग के लिए जा रहे हो, नर्सिंग के लिए जा रहे हो, तुम एमबीए कर रहे हो, तो उसके लिए वो क्या करता है, वो यूनिवर्सिटी को बोलता है कि यार ये बच्चा ना तुम्हारे पास आना चाहता है, तो तुम इसको क्या चीज़ ऑफर कर रहे हो, कि तुम इसको क्या स्टडी स्केड्यूल ऑफर कर रहे हो, क्या इसकी फीस वगैरह है, वो तुम्हारे को एक ऑफर लेटर आ जाता है। उस ऑफर लेटर में सारी प्रीक्विजिट्स और रिक्वायरमेंट्स लिखी होती है कि कितने पैसे चाहिए, क्या तुम्हारे को फीस भरनी पड़ेगी, क्या आइल्स के पीटी के बैंड्स वगैरह चाहिए। कोई कोई कॉलेज जैसे नर्सिंग वगैरह में आओ तो ओईटी करना होता है, तो उसमें कितने बैंड्स चाहिए, क्या मार्क्स चाहिए, वो सब उसमें लिखा होता है। अब पता लग गया कि भाई ठीक है आइल्स करना है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, आइल्स के इंस्टीट्यूट के पास जाओ या फिर ऑनलाइन तैयारी करो। ऑनलाइन तैयारी कर लेते हो तुम, बहुत इंटेलिजेंट हो तो बहुत अलग बात है, वरना आइल्स इंस्टीट्यूट के पास जाओ तो वो 6 से 8 हज़ार रुपये लेते हैं वो लोग। कोई कोई इंस्टीट्यूट ये कहता है कि भाई जब तक तेरा स्कोर नहीं आएगा मैं तुम मेरे पास आते रहो, चाहे तुम पूरा साल मेरे पास बैठे रहो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। कोई कोई होता है जो कहता है यार महीना हो गया अब अगले महीने के पैसे दो, वरना तुम जाके पेपर दे दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा स्कोर क्या आ रहा है। वो चीज़ होती है। कोई कोई जो वो वाले होते हैं कि तुम साल भर बैठे रहो, उनका ये होता है कि वो ना तुमको टेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो उनके अपने मॉक टेस्ट बने होते हैं। अगर तुम वो मॉक टेस्ट सही से दे रहे हो, तुम क्लासेस सही से लगा रहे हो, तो उनका टीचर जिस समय तुम्हें बोलता है कि अब जाके टेस्ट दो, तुमको तब टेस्ट देना होता है। और फिर वो टीचर के बताए समय पे टेस्ट देने के बाद तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे, तो ये होता है कि वो लोग कहते हैं कि यार चल ठीक है, हमने बताया था तुम्हारे नंबर नहीं आए, तो तुम हमारे पास आके फ्री में पढ़ लो। मैंने ऐसे भी लोग देखे भाई 7-7 8-8 बार पेपर दे रहे होते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स मेरे अपने ही थे जो 4-4 बार पेपर दे चुके थे, फिर उसके बाद मेरे पास आए थे कि सर अब आप हेल्प करो। तो किसी किसी की हेल्प करी है, कोई कोई नहीं हुआ पास, क्योंकि ऑब्वियसली यार मैं अपना एफर्ट डाल रहा हूँ, वो स्टूडेंट आगे से नहीं डाल रहा, तो उस चीज़ में टीचर को तुम कुछ नहीं कह सकते। अगर तुम कहीं पे भी आइल्स पढ़ने जा रहे हो, तुम्हें अपना करना पड़ेगा कि हाँ भाई ठीक है, मेरे को पता है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो मेरे को अपना एफर्ट डालना है, क्योंकि इन दी एंड मेरे को बाहर जाना है। यार तुम टीचर तुमको बोल दे तुम पेपर दो, 14 हज़ार का पेपर, हाँ आइल्स का एग्ज़ाम अगर तुम देने जाओ, 14 हज़ार का आइल्स का एग्ज़ाम है, तो खुद देख लो, अगर 2 बार भी देना पड़े 28 हज़ार रुपये हो गए। हर किसी के पास नहीं होते वो पैसे।
आइल्स का एग्ज़ाम दे दिया। अब आइल्स का एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आने में लगते हैं आपके, अगर आप पेन एंड पेपर बेस्ड देते हो तो आइल्स का एग्ज़ाम 13 दिन में रिजल्ट देता है। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड देते हो तो आपका 4 से 5 दिन में रिजल्ट आ जाता है। अगर आप पीटीई देते हो तो उसका भी 4 से 5 दिन में रिजल्ट आ जाता है। अब जब आपका आइल्स का रिजल्ट आ गया और आपको पता है कि यार जितना कॉलेज वालों ने स्कोर बोला था उतना स्कोर मेरा आ गया है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि अब आप ना सारे अपने डॉक्यूमेंट्स देते हो, जितनी भी मार्कशीट्स हो गई, जितनी भी आपकी क्या कहते हैं आईडी प्रूफ वगैरह हो गए, पैन कार्ड, आधार कार्ड। अगर आप 12th के बाद जा रहे हो तो आपको सिर्फ 10th और 12th की मार्कशीट देनी है। अगर आप अपना बैचलर्स करके जा रहे हो, कुछ डिप्लोमा करके जा रहे हो, तो उसकी आपको फिर जितने भी सेमेस्टर्स वगैरह की मार्कशीट्स होती हैं, इंडिविजुअल मार्कशीट्स देनी होती है, डिग्री की फ़ोटो खींच के देनी होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें देने के बाद वो कॉलेज आपको कहता है कि यार मेरे को ना अपने लिक्विड फंड्स दिखाओ कि तुम्हारे पास लिक्विड फंड्स कहाँ कितने हैं। लिक्विड फंड से मेरा मतलब है कि तुम्हारा कहीं एफडी है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में सेविंग्स है, वो सब चीज़ें। अगर कोई भी ये मांगता है तो तुम अपनी प्रॉपर्टी नहीं दिखा सकते कि यार 50 लाख की 60 लाख की प्रॉपर्टी पड़ी है ना, वो वाला काम यहाँ पे ये लोग करते ही नहीं है सब। वो कहते हैं कि नहीं, हमको ये बताओ तुम्हारे पास पैसे ऑन हैंड कितने पड़े हैं कि अगर एकदम से देने पड़ जाए तो तुम दे सकते हो। और वो पैसे होते हैं कि तुम्हारी पूरी जो भी 2 साल का 4 साल का कोर्स है उसकी फीस, जितने भी वो $1000 होती है, प्लस तुम्हारा 1 साल का यहाँ पे जो भी खर्चा है, जो ऑन एन एवरेज पर बंदे का $1100 का होता है पर मंथ। अब तुमने सारे लिक्विड फंड्स वगैरह दे दिए, सब कर दिया, तुमने कॉलेज को भेजा। कॉलेज वो सारी चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को सारों को स्कैन करता है, सारों को एनालाइज करता है। उसके बाद अगर उसको लगता है कि हाँ भाई ठीक है, ये बंदा हमारे पास आगे पढ़ सकता है, इसके पास इतने फंड्स हैं, तो तुमको ना एक अब बोलता है कि तुम अब अपनी फीस भर दो। तुम्हारी जो फीस है पहले सेमेस्टर की वो डिपेंड करती है 8,000 से लेके $15,000 तक की, डिपेंडिंग ऑन कौन सा कोर्स तुम कर रहे हो। कोई भी तुम कोर्स करोगे उसकी एक सेमेस्टर की फीस इसके ना तो ज़्यादा होगी ना कम। हो सकती है कि अगर तुमको स्कॉलरशिप वगैरह अच्छी मिल जाए, ज़्यादा तो कभी नहीं होगी। ठीक है, अब तुमने फीस भर दी। फीस भरने के बाद तुम जब कॉलेज को करते हो तो कॉलेज की एक और रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है ओवरसीज हेल्थ कवर। उसको ये लोग कहते हैं OSHC। वो बेसिकली तुम्हारा ये होता है कि तुम यहाँ पे आके तुम्हारे पास एक इंश्योरेंस है कि तुम अगर डॉक्टर वगैरह के पास जा रहे हो, कुछ तुम बीमार हो गए, कुछ हो गए, डॉक्टर के पास जा रहे हो, जनरल फिजिशियन के पास, तो वो तुम्हारा कवर हो जाता है। वरना वैसे तुम्हारा $500 खर्चा है। OSHC का तुम्हारा जो खर्चा है वो है 60,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। अगर 2 साल का सिर्फ मास्टर्स का कोर्स है तो 60 से 70 हज़ार में हो जाता है, मगर अगर वो 3 से 4 साल का लंबा कोर्स है तो उसके लिए तुमको देने पड़ते हैं 1 लाख रुपए। अब तुमने जब OSHC वगैरह सब कर लिया, सब हो गया, तो तुमने OSHC का अपना प्रूफ देना होता है उसको कॉलेज को, और फिर कॉलेज तुम्हें COE देता है, जो होता है कंप्लीशन ऑफ एनरोलमेंट। वो एक कागज है जिसपे ये हो जाता है कि कॉलेज ने अब सरकार को ये गारंटी दी है कि यार ये फला फला जो बच्चा है ये मेरे पास पढ़ने आ रहा है, मैं इसकी दे ये मेरे पास पढ़ने आ रहा है, इसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे कर दिए, तुम इसका वीज़ा ग्रांट कर सकते हो अगर ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स मीट करता है। COE तुम्हारे पास आ गया। अब तुम जाते हो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास, ऑस्ट्रेलिया की। तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स में जाके, जब तुम होम अफेयर्स में जाके जब तुम अप्लाई करते हो कि यार मेरे को तुम्हारे पास आना है, वीज़ा दे दो, तो वीज़ा की जो स्टार्टिंग फीस है वो है $600। $600 फीस है, जो आ जाती है 30 या 32 हज़ार रुपये के आसपास। ऑब्वियसली ये जो तुम्हारी फीस तुम होम अफेयर्स को दे रहे हो उनकी वेबसाइट पे जाती है तो वो डॉलर्स में ही जाती है, इसलिए मैं डॉलर्स में बता रहा हूँ। वो कन्वर्ट होके वो ऊपर नीचे जो भी ट्रांजिशन होती है वो देखनी पड़ती है। उसके बाद जब तुमने उनको बोल दिया तो वो कहते हैं यार अब अपना ना मेडिकल इंस्पेक्शन करवाओ। मेडिकल इंस्पेक्शन ये होता है कि तुम्हारे को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो यहाँ पे आके ऑस्ट्रेलिया में अभी तक नहीं आई मगर तुम्हारे थ्रू आने के चांसेस हैं, तो तुम वो करवाते हो। चाहे तुम मैक्स हॉस्पिटल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो सरकार से एफिलिएशन होता है कुछ कुछ हॉस्पिटल्स का, वो लोग बताते हैं। वहाँ जाओ, वो मेडिकल करवाओ, जो कि तुम्हारा 10 से 15 हज़ार रुपये में होता है। एक बार वो मेडिकल हो गया तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हाथों हाथ सरकार के पास चला जाता है, जो कि 10 से 15 दिन में आता है, और वो हाथों हाथ उधर होम अफेयर्स के पास आ जाता है, और फिर वो तुम्हारा वीज़ा प्रोसेस करते हैं। अगर उनको अप्रूव करना होता है तो विद इन 15 to 30 डेज तुम्हारा अप्रूवल आ जाता है कि हाँ भाई तुम्हारा वीज़ा है। अब वीज़ा की ये कंडीशन होती है कि मान लो तुम्हारा वीज़ा तुमने पहले से अप्लाई करा है कि तुम्हारा कॉलेज शुरू हो रहा है 5 अगस्त को, मगर तुमने वीज़ा अप्लाई कर दिया 25 जून का। तुम 25 जून का अगर वीज़ा अप्लाई करोगे तुम्हारा वो वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, मगर
तुम 1 महीना पहले, सिर्फ 30 डेज पहले ऑस्ट्रेलिया में लैंड कर सकते हो, जिसका मतलब है कि तुम 5 जुलाई से पहले लैंड नहीं कर सकते ऑफिशियली, कि जब से तुम्हारा कोर्स शुरू हो रहा है तुम उससे बस 1 महीना पहले ही वहां पे लैंड कर सकते हो। अब तुमने वीज़ा करवा लिया, सब करवा लिया, अब नेक्स्ट स्टेप आता है फ्लाइट की टिकट। फ्लाइट की टिकट तुम्हारी होती है करीब करीब 25 से 35 हज़ार के बीच में, जो इकोनॉमिकल होती है। जाने को वो 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए तक भी जाती है, अगर तुम एतिहाद में भाई फर्स्ट क्लास में जा रहे हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है। अब तुम फ्लाइट से आ गए यहाँ पे आने के बाद अगर तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं, बंधु वगैरह हैं जिनके साथ तुम रहोगे तो बात अलग है। स्टूडेंट अकोमोडेशन में जाओ तो उनका होता है $150-250 ऑन एन एवरेज पर वीक। यहाँ जो भी चीज़ होती है वो पर वीक का चलता है। अगर तुम किसी दोस्त वगैरह के साथ रह रहे हो, किसी के साथ शेयरिंग में रह रहे हो, तो वो तुम्हारी ऑन एन एवरेज $400 से $600 पर महीने के आसपास आ जाती है, जो तुम्हारा उसका खर्चा होता है रेंट का। उसके अलावा तुम्हारा जो अगला खर्चा होता है वो होता है फूड का और ट्रैवल का, जो कि कुल मिला के $500 से ऊपर नहीं बैठता, चाहे तुम डेली बाहर से खा रहे हो, चाहे तुम घर पे खाना ला के बना रहे हो। ट्रैवल यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है अगर तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करोगे, इसलिए कई लोग ये करते हैं कि यहाँ पे आके गाड़ी वगैरह खरीद लेते हैं या स्कूटी वगैरह खरीद लेते हैं। उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे कि गाड़ी खरीदनी है या स्कूटी खरीदनी है तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या खर्चा है और कैसे वो सारी चीज़ें कर सकते हो। गाड़ी खरीदनी इतनी मुश्किल नहीं है, तो वो किसी और वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, उसके लिए मैं बिल्कुल अलग एक वीडियो बनाऊंगा। हाँ तो यार यही है जो पूरा खर्चा है, यहाँ पे आने का प्रोसेस है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको लगे कि हाँ भाई इस वाली वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली है जो मेरे काम की है या जो मेरा काम आसान बना रही है, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी वीडियोस डालता रहूँगा थोड़े थोड़े समय में, ताकि आप लोगों की भी हेल्प होती रहे और मैं भी एक कंसिस्टेंसी बनी रहे।